नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम जो हमारा लेसन थर्ड चल रहा है आनुवांशिकी, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक जानकारी, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया, मटर के पौधों की विशेषता, विपर्यासी लक्षणों की टेबल वो पढ़ी थी। ठीक है। मेंडल का जिक्र किया था, आनुवांशिकी की वंशागतिक परिभाषा देखी थी। जबकि इसमें हम देखेंगे आनुवांशिक शब्दावलियां। ठीक है। आनुवांशिक शब्दावलियां वो मोस्ट है, उनमें से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है। तो प्रत्येक शब्दावली को एकदम अच्छी गहराई से समझेंगे। तो पहली शब्दावली है वो कौन सी है? जीन है। यानी पहली शब्दावली कौन सी है? अरे जीन। जीन क्यों है? देखो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, अच्छे से नोट्स है एकदम शानदार, याद हो जाएगा। ले गया स्क्रीनशॉट? अब देखो आ जाओ। ठीक है। जीन वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। यानी जीन की परिभाषा आपने क्या बताई है कि वह कारक जो केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। यानी कारक नाम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जबकि जीन नाम किसने दिया? जॉनसन ने दिया था बाद में। ठीक है। अरे तो वह कारक या वह फैक्टर जो केवल एक लक्षण, जैसे पादप की ऊंचाई क्या एक लक्षण है? ठीक है। तो मतलब उस पादप की ऊंचाई को ही नियंत्रित करने वाले कारक को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है। अब जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 होते हैं। तो देखो युग्म विकल्प की परिभाषा आई है। तो देखो एक परिभाषा क्या है इसकी? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, यानी एक लक्षण को नियंत्रित तो जीन करता है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी लक्षणों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पादप की ऊंचाई है, पादप की ऊंचाई लंबा कैपिटल टी भी हो सकता है और बोना स्मॉल टी भी पादप की ऊंचाई हो सकती है। यानी सीधी सी बात है, जो जीन होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? 2 युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है। विपर्यासी, ठीक विपरीत युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है। जैसे पादप की ऊंचाई क्या एक लक्षण है? ठीक है, लक्षण है जिस पर जीन होता है और उस जीन के लंबा, ठीक है, पादप की ऊंचाई लंबी भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। 2 क्या आ गई? लंबा और बोना क्या गया? युग्म विकल्पी आ गए। आगे बात समझ में। ठीक है। तीसरी परिभाषा है वो है समयुग्मजी। अब भैया जब दोनों युग्म विकल्पी अगर समान है, जब दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, यहाँ पर लंबा बोलना अलग अलग है ना। अगर दोनों युग्म विकल्पी लंबे लंबे आ रहे हैं या दोनों युग्म विकल्पी छोटे छोटे आ रही है तो टी या स्मॉल टी, इसको यानी समान, दोनों युग्म विकल्पी समान होंगे तो उसे बोलेंगे समयुग्मजी। अगर दोनों युग्म विकल्पी असमान है तो इसे बोलेंगे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। जैसे दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का अर्थ है कि लंबा, स्मॉल टी का अर्थ है कि बोना। ठीक है। लक्षण प्ररूप की परिभाषा थी। लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं? किसी सजीव की बाह्य संरचना का लक्षण प्ररूप कहते हैं। यानी कोई भी सजीव है उसकी जो बाह्य संरचना हमें दिखती है, उसके बाह्य संरचनाओं के लक्षण हमें दिखते हैं, उन्हीं लक्षणों को के कहा आपा अरे पा लक्षणानी के कहा लक्षण प्ररूप कहा थाने। अरे देखने को नहीं याद रहा बेटा का लक्षण तो ठीक है। ठीक है। ब्यास गाड़ी करे तो कौन देखेगी रहेगी नक मुंह बताओ। तो जैसे किसी सजीव की बाह्य संरचना का लक्षण प्ररूप कहते हैं, बाह्य संरचना को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो लंबा पौधा है टी दोनों युग्म विकल्प समान है उसके। ठीक है। समयुग्मजी है और लंबा भी है, विषमयुग्मजी भी है और लंबा भी है। क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है? प्रभावी होता है और स्मॉल टी क्या होता है? अप्रभावी होता है। मैंने लक्षण बताए थे ना, 7 लक्षण बताए थे विपर्यासी, जो सारणी बताई थी ना, वो देखना आराम से जाके। ठीक है ना, पिछले क्लास में देख लेना। फिर अगली परिभाषा आती है जीन प्ररूप। वही जीन प्ररूप किसे कहते हैं? किसी सजीव की आनुवांशिक संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। क्या नाम? जीन प्ररूप। जीन नाम आया तो यानी आनुवांशिक संरचना, और इसमें लक्षण प्ररूप में बाह्य संरचना, इसकी आंतरिक यानी आनुवांशिक संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं किसी सजीव की। जैसे
हमने यहाँ पर टीटी लिखा, इधर भी टीटी लिखा, इधर टीटी का अर्थ क्या हुआ, समयुग्मजी लंबे हैं। भाई संरचना क्या बनेगी, समयुग्मजी और लंबे हैं, विषमयुग्मजी लंबे हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी दोनों आए तो इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध भी है और समयुग्मजी भी है और लंबे भी हैं। ठीक है, शुद्ध नाम नया जुड़ गया तो शुद्ध से पता चला कि ये जीन प्ररूप है शुद्ध। ठीक है, यहाँ पर लंबे समयुग्मजी क्या है, लक्षण प्ररूप है। आगे बात समझ में, ठीक है वही वीडियो शेयर कर दियो क्लास में। प्रभावी लक्षण की परिभाषा आई है तो अब प्रभावी लक्षण बहुत जरूरी है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पहला नियम क्या है, मेडल का प्रभाविता का ही नियम है, तो ये दोनों लक्षण आपको याद होना जरूरी है। प्रभावी लक्षण क्या होता है, वह लक्षण जो अपने आप को आफन पीढ़ी में अभिव्यक्त कर लेता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। अब आफन पीढ़ी क्या होती है, मान लो जब जनक होते हैं ना माता पिता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे, संकरण करेंगे, तो उससे जो पीढ़ी बनेगी ना, संतति, ठीक है, यानी जनकों से जो संतति बनती है उस संतति को ही बोलते हैं आफन पीढ़ी। ठीक है, जनकों से संतति का बनना ही आफन पीढ़ी कहलाता है। और आफन पीढ़ी का आगे हम संकलन कराएंगे तो आप 2 पीढ़ी बनेगी, आप 2 पीढ़ी से आप 3 पीढ़ी। ठीक है, तो भैया जनकों से, ठीक है, जनकों से क्या बनी, आफन पीढ़ी बनी, संतति बनी, आफन पीढ़ी बोलते हैं जिसको। अब आफन पीढ़ी में 2 लक्षण मिलेंगे, आपको पता है। ठीक है, एक, ठीक है, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इनमें प्रभावी कौन सा है, कैपिटल टी प्रभावी है क्योंकि लंबा प्रभावी है, हमने पढ़ा था 7 लक्षणों में पादप की ऊंचाई में कि लंबा है वो प्रभावी और बोना है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो इसमें प्रभावी कौन सा अपने आप को प्रभावित कर पाएगा, अभिव्यक्त कर पाएगा, लंबा कर पाएगा, तो कैपिटल टी क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। ठीक है, तो अब ये तो वह लक्षण जो अपने आप को आफन पीढ़ी में अभिव्यक्त कर लेता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे लंबा पादप। अप्रभावी की परिभाषा की बात करूं मैं तो वह लक्षण जो आफन पीढ़ी में समय को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी आफन पीढ़ी में, ठीक है, जो लक्षण अपने आप में कोनी ऊंचो लेस के बहुत कमजोर हो है, दूसरों जो प्रभावी है बिन दबा ले बैठी, बिन ज्यादा ताकत हो है, ठीक है, अप्रभावी ने कम ताकत हो विचार ऊपर कौन पावे, जय कण वो क्यों है अप्रभावित हो जाए, प्रभावी क्यों वैसा भी नहीं पिया पिछा बढ़िया रहा हो जब वो आपको प्रभाव दर्शावे। तो ठीक है, तो आफन पीढ़ी में जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी, जो आफन पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलना है, बोलना क्या है, अप्रभावी है, और लंबा क्या है, प्रभावी है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक लास्ट परिभाषा है वो कौन सी है, एक संकर संकरण। अब ये एक संकर संकरण किसे कहते हैं कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें वंशागति की, जिसमें एक लक्षण, ओनली 1 लक्षण की वंशागति हो रही है, यानी एक जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में एक लक्षण जा रहा है और उसी लक्षण का क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। एक नाम आता है द्विवी संकर संकरण। ठीक है, द्विवी संकरण संकरण, द्विवी संकर संकरण। तो वही द्विवी संकरण में क्या लगा देंगे यहाँ पर कि वह संकरण जिसमें 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक की जगह बस 2 नाम जोड़ना आपको। वह संकरण जिसमें 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विवी संकर संकरण कहते हैं। एक नाम आता है फिर त्रिसंकरण। ठीक है, यानी एक परिभाषा से आप 4 परिभाषा सीख जाओगे। त्रिसंकरण यानी वह संकरण जिसमें यानी 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकरण कहते हैं। ठीक है, बहुसंकरण, एक नाम आता है बहुसंकरण। बहुसंकर संकरण, तो भैया वह संकरण जिसमें बहुत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। यानी एक संकर संकरण से आपने 4 परिभाषाएं समझ ली है। एक संकर संकरण से आपने 4 परिभाषाएं सीख ली है। तो बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। भाई एक संकर संकरण की आप याद रखना कि वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की क्या वंशागति का अध्ययन हो रहा है, एक ही लक्षण की क्या हो रही है, वंशागति का अध्ययन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं भैया एक संकर संकरण। फिर वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है, यानी 2 लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जा रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे,
द्विसंकर संकरण। ठीक है, त्रिसंकर जिसमें जिस संकरण में 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है उसे त्रिसंकर बोलेंगे। बहुसंकर जिसमें बहुत सारे या अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है जिस संकरण में, उस संकरण को क्या बोलेंगे? बहुसंकर संकरण। आगे बात समझ में आ रही है ना? अरे आ रही है तो वही लाइक ठोक दियो। फिर अब भैया इन्हीं से एक वो निकलता है संकर अनुपात, एक संकर संकर अनुपात। ठीक है, एक संकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात। तो उसकी परिभाषा क्या है? एक संकर अनुपात की और द्विसंकर अनुपात की। यानी एक संकर अनुपात की क्या है कि भैया एक संकर संकरण में जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। एक संकर संकरण में जो हमें अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात कैसे कहते हैं? ठीक है, द्विसंकर संकरण में जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे द्विसंकर अनुपात कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी इन परिभाषा से ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। तो यानी क्रम वाइज पढ़नी हमें जरूरी है और याद एकदम आसान है भैया। लक्षण प्रूफ जो सजीव की बाह्य संरचना को लक्षण प्रूफ कहते हैं, जिनकी सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रूफ कहते हैं, है ना। युग्म विकल्पी एक लक्षण को निर्दिष्ट करने वाले दो जीन के 2 विपर्यास लक्षणों को युग्म विकल्प कहते हैं। अगर युग्म विकल्पी समान तो समयुग्म जी, अगर युग्म विकल्पी असमान तो विषम युग्म जी। जीन एक कारक, ठीक है, एक लक्षण को निर्दिष्ट करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही नॉर्मल परिभाषा है। प्रभावी है अप्रभावी, यानी वाला लक्षण जो हमें एफएन पीडी में अभिव्यक्त कर पाता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर लेता है, उसे तो बोलेंगे प्रभावी। जो एफएन पीडी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसे बोलेंगे अप्रभावी। वेरी जी, ठीक है, कोई हार्ड चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने बताइए द्विसंकर यानी एक संकर की अगर आपको याद है, एक संकर संकरण की याद है तो द्विसंकर की भी अपने आप याद हो जाएगी, त्रि की भी हो जाएगी, बहु की भी हो जाएगी। और एक संकर अनुपात भी याद हो जाएगा आपको, बहुसंकर अनुपात भी, द्विसंकर अनुपात भी याद हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगली है आपकी ये 3-4 परिभाषाएं हो रही है, 9 तो वो आ गई और 6 ये हो गई। ठीक है, और 2-3 है वो आगे संकर पूर्वज संकरण की, परीक्षण संकरण की हम जो सेकंड नियम पढ़ेंगे ना, पृथक्करण का नियम, उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। वो वही कंप्लीट हो जाएगी तब वही समझ में आएगी। ठीक है, अब जनक पीढ़ी क्या बोलती है? भैया जनक पीढ़ी उसको बोलते हैं जो संकरण में भाग लेती है। ठीक है, संकरण में भाग लेने वाले, ठीक है, जन को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स को फ्रेंड पीढ़ी या जनक पीढ़ी कहते हैं, जिनसे क्या बनती है? आह्वान पीढ़ी बनती है। अब आह्वान पीढ़ी किसे बोलते हैं? भैया जनकों से प्राप्त संतति को आह्वान पीढ़ी बोलते हैं। जनकों से प्राप्त संतति को आह्वान पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, आह्वान पीढ़ी से प्राप्त संतति को एक्टिव पीढ़ी बोलते हैं। बस एक दूसरे से कनेक्ट है, वैसे ऐसे सीधी याद रखनी है आपको। फिर एक संकर संकरण अनुपात मैंने बताया था कि एक संकर संकरण पढ़ा ना हमने। एक संकर संकरण से एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को हम क्या बोलेंगे? प्राप्त अनुपात को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को हम बोलेंगे द्विसंकर अनुपात। और व्युत्क्रम संकरण क्या होता है कि व्युत्क्रम संकरण, मान लो इसमें क्या है, 2 बार संकलन कराया जाता है, एक बार और दूसरी बार। ठीक है, यानी पहली बार को छोड़कर दूसरी बार क्या होता है, नर और मादा जनकों को क्या रख देते हैं? एक दूसरे के उल्टे रख देते हैं। ठीक है, विपरीत क्रम में रख देते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम संकरण बोलेंगे। ठीक है, यानी एक संकरण को छोड़कर दूसरे संकरण में नर एवं मादा को विपरीत क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं थी, वही समझ में आई होगी आपको। ठीक है, समझ में आओ कि कोई नियम पढ़ाऊं मैं, टेंथ में बोले होते। ठीक है, तो ये नॉर्मल परिभाषा थी। ठीक है, और भाई अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बचा है, कौन सा बचा है? जो मेंडल के है ना, वो 3 नियम बचे हैं, प्रभाविता का, पृथक्करण का और शब्दांतर अपव्यवहार का। वो तीनों नियम अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे 10-15 मिनट में। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, एकदम क्लास छोटी होगी और आपको मालूम 40 मिनट में पूरा लेसन है वो 3 क्लास में छोटी छोटी में आपको मिल गया है। तो भाई क्लास कैसे लगी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अपने दोस्तों को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है। भाई जय हिंद, जय भारत।